चलो ठीक है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो डी एंड एफ ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक को सबसे पहले तो हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका लिखते हो आप लोग, ठीक है, दैट इज n-1 डी 1 to 10, ns 1 to 2 रहता है, लेकिन पीडी के अंदर जीरो भी होता है, प्लेटिनम के अंदर एनडी, या आप कह सकते हैं n-1 D10 और ns 0 भी रहता है। बट जनरली किताबों में यही दिया रहता है, तो यही लिख दो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं हम लोग। क्या होता है जी ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन? देखिए ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन पहले जो था ओल्ड डेफिनेशन कि ये क्या कर रहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, पी ब्लॉक वाले क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये रहते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, मेटल टू नॉन मेटल एक ट्रांजिशन शो कर रहे थे, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल बोल दिया गया। ठीक है, तो दे आर शोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू व्हाट, नॉन मेटल्स। यहाँ पे एक ट्रांजिशन शो ये कर रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट वैलिड नाउ। अब ये वैलिड नहीं है। न्यू डेफिनेशन में ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोला गया है? दोज मेटल्स which has partially filled d orbitals, which has partially filled, which has partially filled d orbitals, ठीक है, either in ground state or in any of the stable oxidation state, in any of the stable oxidation state। इसलिए आप देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्योंकि जिंक को अगर आप देखोगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d10 4s2। तो यहाँ पे तो इसका पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2+। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो 3d10 ही आ रहा है। तो केस इन बोथ केस डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या है तुम्हारा, इज कंप्लीटली फील्ड। डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। देयरफॉर जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक के पहले कॉपर आता है। कॉपर की अगर हम लोग बात करें तो कॉपर में हम लोग लिखते हैं आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। लेकिन कॉपर का दो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, कॉपर+1 एंड कॉपर+2। +1 में तो ये 3d10 ही है, बट कॉपर+2 में ये 3d9 हो गया। तो बोला गया किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये आपका आपको दिख गया।
partially filled d orbital, and therefore copper is a transition element. तो आपका ग्राउंड स्टेट में हो या किसी स्टेबल स्टेट में हो, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो आप ट्रांजिशन मेटल बन जाएंगे, नहीं है तो आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों जो है आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन ग्राउंड स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N-1D 129 NS122। और जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास पार्शियली फील्ड एफ ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे अगर आप डी ब्लॉक के केस में देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग सीरीज है डी ब्लॉक में, इनको अलग अलग सीरीज में बांटा गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज मेन है, और 6D सीरीज भी दिया हुआ है, तो 6D सीरीज भी आपको देखना है। 3D सीरीज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 3D सीरीज में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 21 से। 21 में स्कैंडियम आता है, 22 में क्या आता है, टाइटेनियम आता है, 23 में वैनेडियम आता है, 24 में क्रोमियम आता है, 25 में मैंगनीज आता है, 26 में आयरन आता है, 27 में कोबाल्ट आता है, 28 में निकल आता है, 29 में कॉपर आता है, और 30 में जिंक आता है। ठीक है, ग्रुप नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ग्रुप है ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ये ग्रुप आपका 9 हो जाएगा, ग्रुप 10 हो जाएगा, ये ग्रुप 11 हो जाएगा, ग्रुप 12 हो जाएगा। स्कैंडियम का अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा 3D1 4s2। 3D1 4s2। ये आप लोग पहले से जानते हैं, 3D2 4s2, 3D3 4s2, यहाँ पे 3D5 4s। 3D5 4s1। हाँ, 3D5 4s1 ये एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे इसके 4s2 हो गया मैंने। इसके बाद आपका चलेगा 3D6 4s2, फिर आपका 3D7 4s2, फिर 3D8 4s2, फिर आपका 3D10। 3D10 4s1। हाँ, उसके बाद 3D10 4s2। तो 3D सीरीज में आपका जिंक एंड कॉपर ऑफ बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इन 3D सीरीज जिंक जिंक बोल रहे हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर वायलेट्स अफबाउ प्रिंसिपल, ये अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D सीरीज है। इसी तरीके से आपको 4D सीरीज के एलिमेंट्स भी याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 4D सीरीज।
4D सीरीज स्टार्ट हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 39 से। 39 के बाद 40 आएगा, 41, 42, ये चलेगा आपका फिर 48 तक, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 39 पे आपका आता है वाई, यट्रियम बोलते हैं। 40 पे आता है जिरकोनियम। 41 पे आता है नायोबियम। 42 पे आता है मोलिबेडनम। 43 पे आता है टेक्नेटियम। 44 पे आता है ल्यूथेनियम। 45 पे आता है रोडियम। 46 पे आता है पैलेडियम। 47 पे आता है सिल्वर, ठीक है। और 48 पे आएगा कैडमियम। तो यहाँ पे आपका आ गया सिल्वर, और यहाँ पे आ जाएगा कैडमियम। अब यहाँ पे आप देखोगे इनका भी ग्रुप नंबर वही है, 3 से लेके 4, ये 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो यहाँ पे भी देखोगे बहुत सारा एलिमेंट है जो कि अफबाउ प्रिंसिपल को आपका वायलेट कर रहा है। तो अगर हम यूट्रियम का बात करेंगे तो यूट्रियम में आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका 4D1, ठीक है, 4D1 और क्या आ जाएगा, 5s2, ठीक है। जिरकोनियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4D2, 5s2। नायोबियम से अब आपका वायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो 4D4, 5s1 यहाँ हो जाएगा। मॉलिबेडनम तो खैर 4D5, 5s1 ही होने वाला है। 4D5, 5s1। टेक्नेटियम में भी आपका एक्सेप्शन है, 4D6 एंड आपका 5s1 आएगा। ल्यूथेनियम की अगर बात करें तो 4D7, यहाँ भी 5s1 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 4D7, 5s1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी आपका 4D8, 5s1 ही रहेगा। और यहाँ पे आपका पीडी में 4D10 हो जाएगा एंड 5s0 रहेगा। ये एग्जाम में भी काफी पूछ चुका है। और यहाँ पे आपका 4D10, 5s1 रहेगा। कैडमियम आपका 4D10, 5s2 रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो नायोबियम में एक्सेप्शन है, मॉलिबेडनम में एक्सेप्शन है, टेक्नेटियम में भी एक्सेप्शन है, ल्यूथेनियम रोडियम में एक्सेप्शन है, पीडी में भी एक्सेप्शन है, एंड आपका एजी तो खैर है ही। तो एलिमेंट्स वायलेटिंग अफबाउ प्रिंसिपल, ये हो जाएगा नायोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नेटियम, ल्यूथेनियम रोडियम, ये सब लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पीडी है, 4D10। मॉलिबेडनम के बाद आपका टेक्नेटियम आएगा, ल्यूथेनियम आएगा, रोडियम आएगा, पीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आएगा सिल्वर। ये आपका 4D सीरीज हो गया। कोई निमोनिक मत याद रखिए, 2 बार लिखिएगा याद हो जाएगा। तुम्हारा भाई सिलेक्ट हो गया रे सुपर 30 में, बधाई हो। रिजल्ट कितना हुआ? मार्क्स तो हम नहीं देखे, आदित्य सर बताएं कि मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है। अच्छा।
आदित्य सर का मैंने फोन किया था आज। आदित्य सर नहीं बोला, हम्म। मैंने मॉनिटर किया था। आदित्य सर ही उसका ऑनलाइन टेस्ट लिए थे। अभी 9 में जाएगा ना। हाँ। हो गया है, डन है ये वाला। हाँ सर। इसके बाद आपका 5D सीरीज आएगा। तो 5D सीरीज के अंदर आपका स्टार्ट हम लोग करेंगे विद 57 एटॉमिक नंबर। 57 में आपका लैंथनम आता है। लैंथनम के बाद एफ ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। 14 एफ ब्लॉक का एलिमेंट आएगा 58 टू 71। तो लैंथनम के बाद अगला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 72 आएगा। इसको हॉफमियम बोलेंगे। फिर आपका 73 पे आएगा टेंटलम टीए। ठीक है। 73 के बाद 74 पे अगर हम लोग बात करें तो टंगस्टन आ जाएगा। 75 पे अगर बात करेंगे तो आपका क्या आता है, रीनियम आता है आरी। 76 पे अगर बात करेंगे तो आपका ऑस्मियम आ जाएगा। 77 पे अगर बात करेंगे तो इरिडियम आ जाएगा। 78 पे बात करेंगे तो आपका पीटी के नीचे प्लेटिनम आ जाएगा। सिल्वर के नीचे गोल्ड आ जाएगा। और 80 में आपका मर्करी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो पहले वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख देंगे 6s2 5d1। ठीक है। यहाँ पे भी हॉफमियम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 6s2 5d2 लिख देंगे। इसके बाद आपका टेंटलम में भी कोई दिक्कत नहीं है, 6s2 5d3 लिख देंगे। टंगस्टन में भी, टंगस्टन देखो आता है मॉलिबेडनम और क्रोमियम के नीचे, बट इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है। इसमें हम लोग 6s2 5d4 ही लिखेंगे। फिर रीनियम के अंदर आपका 6s2 5d5 ही आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑस्मियम के अंदर भी 6s2 5d6 आएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 6s2 5d7, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम में फिर एक्सेप्शन आ जाएगा 6s1 5d9, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी और आपका डीएनएफ ब्लॉक के लिए भी। तो ये प्लेटिनम पहला एक्सेप्शन यहाँ पे हमको दिखा है। गोल्ड जो है ये तो खैर कॉपर सिल्वर के नीचे आ रहा है, तो इसमें तो 6s1 और 5d10 आएगा। ठीक है। तो गोल्ड के अंदर तो समझ में आ रहा है। मरकरी फिर 6s2 आपका 5d10। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वायलेटिंग अबाउ प्रिंसिपल हो जाएगा कौन कौन, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ठीक है। प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो ये आ गया 5D सीरीज का हिसाब किताब। इसके बाद जो सीरीज है 6D सीरीज आता है। तो उसमें अगेन आपका स्टार्ट होगा एक्टीनियम से। तो एक्टीनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। इसके बाद 5F सीरीज आ जाता है, एफ ब्लॉक आ जाता है 90 से 103 तक। तो इसके बाद एटॉमिक नंबर आ जाएगा 104। 104 में आपका रदरफोर्डियम है। RF 105 में अगर हम लोग बात करेंगे तो डुबनियम है, DB।
106 में आपका सी बॉर्गियम है, Sg। फिर 107 में अपने नील्स बोर बाबा का है, Bh बोरियम। 108 में आपका हैसियम है, Hs। 109 में आपका 109 अभी हमको याद नहीं आ रहा क्या है। 110 में अगर हम लोग बात करें तो आपका DS है, डरमेस्टेडियम इसको बोलते हैं। ठीक है। 111 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका रोएंटजीनियम या रोएंटजेंटियम बोल सकते हो आप, Rg। और 112 में आपका कॉपरनीशियम है, 112 में आपका कॉपरनीशियम है, Cn इसको लिखते हैं। ठीक है। 109 में देखना एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ यार। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो 7s2 6d1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 7s2 6d2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 7s2 6d3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7s2 6d4, यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर सर आपका एम्प्टी में भी कुछ है? हाँ एम्प्टी एम्प्टी। होगा, हाँ। मिटनेरियम इसको बोलते हैं, एम्प्टी होगा ये। ठीक है। 7s2 6d5। ठीक है। इसके बाद आपका 7s2 6d6 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका 7s2 6d7 आ जाएगा। और इसके बाद आपका 7s2 6d8 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे रोएंटजीनियम जो कि सिल्वर गोल्ड और कॉपर के नीचे है, तो यहाँ पे आपका 7s1 6d10 आ जाएगा। और यहाँ पे तो खैर 7s2 6d10 ही रहेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वायलेटिंग, ठीक है, अब बाउ प्रिंसिपल, ये आ जाएगा आपका सिर्फ एक, दैट इज रोएंटजीनियम। ठीक है। रोएंटजेंटियम। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। जिनका वायलेट कर रहा है उनका तो पूछता ही है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऐसे भी याद रखिएगा 3D 4D 5D। जैसे ये 3D लिख दिए, ये 4D लिख दिए, ये 5D लिख दिए। 3D आपका स्कैंडियम है। ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है। ठीक है। कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है। फिर कॉपर है। और इसके बाद जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम है, इसके नीचे मरकरी है, कॉपर के नीचे सिल्वर है, और इसके नीचे क्या है, गोल्ड। निकल के नीचे PD है, इसके नीचे क्या है, प्लेटिनम है। इसी तरीके से अगर आप कोबाल्ट के नीचे देखिएगा तो आपका रोडियम आएगा, रोडियम के नीचे आपका इरिडियम आएगा। आयरन के नीचे देखिएगा ल्यूथेनियम आएगा, ल्यूथेनियम के नीचे आपका ऑस्मियम आएगा। मैग्नीशियम, मैंगनीज के नीचे टेक्नेटियम आएगा। और फिर आपका रीनियम आएगा। क्रोमियम के नीचे मॉलिबेडनम आएगा, फिर टंगस्टन आएगा। वैनेडियम के नीचे आपका नायोबियम आएगा। ठीक है। और इसके बाद टेंटलम आएगा। टाइटेनियम के नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो जिरकॉनियम और हॉफनियम आएगा। तो जिरकॉनियम एंड ये हॉफनियम। स्कैंडियम के नीचे आपका ये ट्रियम आएगा, एंड देन आपका लैंथनम आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए इस तरीके से, कम से कम। ठीक है। और इसके बाद आपका 6D, पहले तो ये तीन याद कर लेना। 6D में फिर एक्टियम आ जाएगा, रदरफोर्डियम आ जाएगा। ठीक है। फिर डूबियम आ जाएगा। उसके बाद आपका सी बॉर्गियम आ जाएगा। इसके बाद बोरियम आ जाएगा। इसके बाद हसियम आ जाएगा। इसके बाद मिटेरियम आ जाएगा। इसके बाद डरमेस्टेडियम आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद रोएंटजीनियम आ जाएगा। उसके बाद कॉपरनीशियम आ जाएगा, Cn। तो 3D 4D 5D तक आपको ऐसे वर्टिकल भी याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि जैसे बाकी ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप सिमिलैरिटी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ज्यादा है। इसलिए हम इसको 3D 4D 5D के फॉर्म में क्या किए, सेग्रीगेट किए। तो आप कहेंगे कि देयर आर
there are greater horizontal similarities. There are greater horizontal similarities. ठीक है, in the properties of in the properties of in the properties of transition elements. In the properties of ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट, इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी कि वर्टिकल सिमिलैरिटी से ज्यादा हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी है, तो इसलिए इनको ग्रुप वाइज स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको 3D 4D 5D वाइज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर कुछ ग्रुप सिमिलैरिटीज भी एग्जिस्ट करेगा, हाउएवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज however some group similarities will also exist. इनके अलावा बाकी इनका जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि दे विल बी हाई डक्टिलिटी शो करेंगे, ठीक है, दे विल शो हाई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग? 9-10 कैसे पास हुआ है तुम? सर्टिफिकेट जाके लौटा दो सीबीएसई को। आईसीएसई से पढ़ रहा है कि सीबीएसई से पढ़ रहा है? आईसीएस। जाके लौटा के कल जाके ये करना जी। डक्टिलिटी बताओ जी इसको क्या होता है? आरका प्रभा या सरद्विता तुम ही बता दो क्या होता है डक्टिलिटी। सर मतलब वो खींचा जा सकता है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। थिन वायर जिसका वायर बनाने का कैपेबिलिटी हो जिस मेटल में, जिसका कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं अच्छा। डक्टिलिटी। कैसे पास हुआ रे तुम 10? ठीक है, हाई मेलिबिलिटी, हाई डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अलावा हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तुमको भी पता था रे, और को कि तुमको भी नहीं पता था? सर मेरे को बंगाली में पता था। बंगाली में पता था, चलो ठीक है, किसी में पता होना चाहिए। तुमको जी ऋषिराज सिंह? अरे हो कि नहीं हो क्लास में तुम? ये यार, है कि नहीं क्लास में? क्लास में है तो है। है। इस क्लास में लगता है कि क्लास ऑन करके गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है। हेलो बाबू, सोना, जगे हुए हो? सो गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका एटॉमिक रेडियाई जो होगा, देयर एटॉमिक रेडियाई ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेगा, आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे आप वेरिएशन भी आगे चल के देखिएगा। बाकी इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब चीज हाई होगा, ठीक है। हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ऑब्वियस सी बात है कि साइज एस ब्लॉक से कम है, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक से क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पी ब्लॉक इनसे ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन
स्टेट क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि n-1 d और ns का एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन आप n-1 d से भी निकाल सकते हो, ns से भी निकाल सकते हो, और n-1 d से भी निकाल सकते हो। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन यही है कि सिमिलर एनर्जी है, सिमिलर एनर्जी ऑफ n-1 d एंड ns ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगे, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, दे विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे। देखते आए हो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीटी पीडी का यूज हाइड्रोजनेशन में, अलॉयस फॉर्मेशन करेंगे ये। ठीक है, तो अलॉयस फॉर्मेशन में भी इसका यूज होगा। इसके अलावा आप देखोगे कि इसका यूज आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए भी करोगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है देखेंगे हम लोग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करी करी देख ही लिए हो, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करेंगे, दे विल आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और ये फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे, दे विल आल्सो शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन, तो ये इनका जनरल जो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होगा। Also they are electropositive in nature, they are also electropositive in nature, तो ये भी इनका जनरल प्रॉपर्टी में लिख सकते हो।
सर परमजीत क्लास से निकल गया है, वो लाइन पे है, बोल रहा है ज्वाइन करने। बस सर। क्या बोल रहा है? परमजीत लाइन पे है सर, वो निकल गया है क्लास से। हो गया जी, डन है। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लोग जो शो करेंगे ना, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन होगी, वो है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग ये बना रहा है, ठीक है। एंड एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग जो है, ये एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ unpaired electrons, more the number of unpaired electrons, more will be the more will be the yeah stronger will be the metallic bonding. Stronger will be the metallic bonding. Stronger will be the metallic bonding. metallic bonding बहुत stronger बनेगा। अब इस metallic bonding से बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगी। यानी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन हो जाएगा। जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाई डक्टिलिटी भी इसी से एक्सप्लेन होगा, हाई डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, ठीक है। हाई डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, ये सब चीज इससे आपका डिफाइन हो जाएगा। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी सबका लॉजिक वही है कि सबका मेटालिक बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज ये है। आप देखेंगे कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। आप कह सकते हैं इनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो दे आर नॉट वेरी हार्ड मेटल्स, नॉट वेरी हार्ड मेटल्स, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इनके पास 5, ठीक है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसलिए दे आर एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है,
दे आर हार्ड मेटल्स। तो बहुत सारा लॉजिक जो होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मेटालिक बॉन्डिंग पे ही एक्सप्लेन हो जाएगा। इवन हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या है जी? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। अगर मेटल सॉलिड में है, इसको कितना हीट देंगे तो मेटल गैस में कन्वर्ट हो जाए। जो भी हीट यहाँ पे आप दोगे, दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है मेटालिक बॉन्डिंग के बेसिस पे। ऋषि, हेलो ऋषि, आर यू देयर क्लास में ऋषि? नहीं, क्लास में नहीं सर। मीटिंग छोड़ दिया। मतलब मीटिंग छोड़ दिया? अभी तक था। ऋषि सो गया लगता है। उसको नींद बहुत जल्दी आ जाता है रात में। हाँ। तरुण सर कितना बजे से क्लास लेते हैं जी? 10 बजे से? 10:15, 10:30। उनका क्लास का ग्रुप अलग बना हुआ है क्या? इस पे नोटिफिकेशन आजकल नहीं आता मैथ्स क्लास का? हाँ सर, अलग ग्रुप। ओ, सीक्रेट ग्रुप क्रिएट किया है क्या तरुण सर? नहीं, एक नया लड़का ज्वाइन किया इसलिए इस ग्रुप में ज्वाइन किया। अच्छा। वो मतलब 11 में पढ़ता है, कुछ है उसका। सुबह क्लास नहीं कर पाता ये, वो बहुत जिम्मेदार। सुबह में क्लास नहीं कर पाता है? अरे हम एक दिन पूछे कि तू सुबह में क्लास काहे नहीं वो करता, तो देर हमको रात को भी 4 दिन क्लास स्कूल नहीं, जाना पड़ता है। हमको देर चार दिन रात को आपको भी स्कूल जाना क्लास नहीं पड़ता है। पढ़ता। वो मतलब बहुत बिजी पर्सन है, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन उसका टाइम होता है 2 घंटा क्लास करने के लिए। अजीब है। तरुण सर तो डांटते भी नहीं होंगे, बहुत पोलाइटली पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ जी। देखो मेल्टिंग पॉइंट का जब आप देखिएगा वेरिएशन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल में, देखिएगा एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है कि पहले तो आपका सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये घटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा आपका इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली ग्राफ नहीं याद रखना है। और फिर ये 3-4 एलिमेंट तक ये सेम रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से 3-4 एलिमेंट तक सेम रहेगा। तो 3D सीरीज में अगर आप देखेंगे तो टाइटेनियम से आपका क्रोमियम तक ये बढ़ता है, ठीक है। मैग्नीज का पता नहीं अचानक से अब नॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाता है, जबकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है अच्छा खासा, लेकिन इसका एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मैग्नीज हैज एबनॉर्मल लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आयरन हो गया, इसके बाद आपका कोबाल्ट हो गया, ये सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। निकल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कॉपर हो गया। ये सब आपका अप्रोक्सीमेटली सेम है। यही हाल आपको बाकी सीरीज में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
यानी कि मान लो इसके बाद आपका दूसरा जो सीरीज आता है उसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि मॉलिबेडनम तक तो बढ़ेगा, फिर आपका टेक्नेटियम जो कि मैग्नीज के नीचे आता है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा ये बढ़ेगा, और फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और ये फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ही ग्राफ आपको 3D और 4D में देखने को आपका इस तरीका का ही ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली exactly याद नहीं रखना है, बस बिहेवियर पता होना चाहिए कि आपका कैसा ये बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है ना, 4D 5 डेज में। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एक चीज आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 5D इज ग्रेटर देन obviously the melting point of 4D, and it is greater than melting point of what, 3D। तो ये आपका 4D हो गया, ये आपका 5D हो गया। तो हम लोग ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर सीरीज द मेटालिक स्ट्रेंथ, ठीक है, द मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अप टू द मिडल अप टू द मिडल विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या आप कह सकते हैं विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज अप टू D5। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आफ्टर क्रोमियम द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन goes on decreasing goes on decreasing। ठीक है, accordingly melting point decreases after middle। abnormal low melting points of abnormal low melting points of मैग्नीज, टेक्नीटियम एंड समवॉट आप रीनियम का भी बोलेंगे, इज ड्यू टू वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। इसी को कहते हैं थेट्रोलॉजी। पहले आप बोल रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, लेकिन जब देखे आप मैग्नीशियम, टेक्नेटियम और रीनियम के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप बोल दिए कि अब इसका D5 बहुत क्या है, स्टेबल है, और ये मेल्टिंग पॉइंट, ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर।
हो गया जी, डन है। हाँ सर। हाँ इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका ये अलग अलग जो प्रॉपर्टी दिखाता है उसका एक्सप्लेनेशन बस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी पता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये करता है। तो इसका रीजन एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो बस रीजन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर साइज है इनका, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस। ठीक है। इसके अलावा आपको बता देना है कि हाई चार्ज डेंसिटी है, मतलब हाई चार्जेस है बेसिकली, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाई चार्ज डेंसिटी है, हाई चार्ज डेंसिटी है। एंड ऑब्वियसली दे हैव vacant d orbital, so there is availability of what, vacant d orbital। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है बात? हाँ सर। हो गया जी, लिख लियो। यस सर। इसके बाद आपका ये लोग करेगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइशोमेट्रिक नॉन स्टोइशोमेट्रिक कंपाउंड्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि मेटल, आप लोग को पता है कि मेटल जो है ये बेसिकली
अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आओ ना यार, क्यों नहीं आ रहे? एक मिनट। हम्म पेस्ट, पेस्ट करने के लिए इतना नाटक। डुप्लीकेट। हाँ देखो, मेटल जो है इस तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म आपका हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। इस तरीके से इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है बनेगा। इससे अच्छा बना ही लो भाई। तो मान लो इसका हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब ये क्रिस्टलाइन जब स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना बीच में, चार बॉल के या चार मेटल्स के बीच में, इसको वॉइड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन्हीं वॉइड्स में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल जो नॉन मेटल्स है, स्मॉल स्मॉल जो नॉन मेटल्स है वो आके ट्रैप होगा। ठीक है, तो इन्हीं वॉइड्स में आपका स्मॉल स्मॉल जो नॉन मेटल्स है वो आके ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस ये जो वॉइड्स है इसमें आके अटक जा रहा है। ठीक है, छोटा छोटा जो नॉन मेटल्स है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये आपका ट्रैप्ड एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द ट्रैप्ड एटम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड, इंटरस्टिशियल compounds are those which are formed, which are formed, ठीक है, when small atoms, when small atoms like हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, ठीक है, are trapped, are trapped inside the, are trapped inside the crystal lattice, are trapped inside the crystal lattice of metal। ठीक है, और ये कंपाउंड्स जो होते हैं कोई स्टोइशियोमेट्री को फॉलो नहीं करेंगे कि इतना रेशियो में ही इनको कंबाइन करना है। ठीक है, कुछ ट्रैप होगा, कुछ नहीं ट्रैप होगा, तो यहाँ पे कोई स्टोइशियोमेट्री फॉलो नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि फॉर्मूला जो इनका आएगा वो Fe3H, इस टाइप का अजीबो गरीब फॉर्मूला, TiH2, Fe0.98O, ठीक है, Fe0.96O, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इनका प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल तो मेटालिक कंडक्टिविटी दिखा ही रहा था, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी मेटालिक कंडक्टिविटी दिखाएंगे। तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केमिकली इनर्ट बन जाएंगे। मतलब अब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, मेटल तो रिएक्ट कर रहा था ये, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेंगे, दे बिकम्स केमिकली वॉट, इनर्ट। इसके अलावा दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि डेंसिटी अब कम हो गया है, जो वॉइड्स है वो भर गए हैं, तो अब जाहिर सा बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेटल से, प्योर मेटल से ज्यादा हो जाएगा। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइयर देन प्योर मेटल्स, हाइयर देन प्योर मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका
इसके अलावा तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी ज्यादा है मेटल से, तो दे बिकम्स वेरी हार्ड, एंड सम ऑफ देम अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस। ठीक है, तो दे बिकम वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, एंड सम ऑफ देम अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस, क्लियर है ये चीज सबको? ये चीज आपका ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रॉपर्टी इनका क्या चीज है? तो केमिकली ये क्या हो गया, केमिकली ये इनर्ट हो गया है, बट रिटेन क्या कर रहा है, मेटालिक कंडक्टिविटी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ चुका है, प्योर मेटल से ज्यादा है, हार्ड हो चुका है पहले से, और सम ऑफ देम विल अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस। कल तुम लोग डूबते डूबते बच गया रे, बच गया तुम लोग, मैं तो डूब रहा होता तुम। तुम लोग के यहाँ पानी जमा था जी? मेरे इधर तो नहीं जमा। तुम कहाँ पे रहता है? कच्चा पड़ा। उधर साइड नहीं जमा हुआ, इधर सेंट्रल हाँ। कोलकाता, साउथ कोलकाता का हालत जो था, ठीक है, बस पूरा पूछो भाई। स्विमिंग पूल बन गया है। स्विमिंग पूल डूब जाए आदमी भाई। सर इस बार दुर्गा पूजा भी बोट में होगा, वही बात है। वही बात हो गया कि तुम बारिश के जैसा प्यार तो करो, मैं कोलकाता के जैसा डूब ना जाऊं तो कहना, वही हाल हो गया था। भयानक पानी हुआ, बाप रे बाप, जो सेंट्रल साउथ कोलकाता का हालत था। हम तो कल ऑफिस ही नहीं गए, और जहां पे मेरा ऑफिस है वो भी पूरा बेसमेंट डूब चुका था। आज हम गए तो पूरा खाली था, वैसे पानी निकल गया था। सर आपके पास होंडा सिटी है क्या? हाँ। हाँ कौन इसलिए बताया हाँ तुम? हाँ। अरे और सर आप देखा आपका गाड़ी, आपने बोल रहे थे गेस करो ये कौन सा कार है, ये एक वीडियो था। सब कार वार बेच दो भाई, कोई कार काम नहीं आएगा। तो कार का कल जो हालत हुआ था ना, कल एक रोल्स रॉयस खराब हो गया था कोलकाता के रास्ते। तो रोल्स रॉयस फैंटम है ना, जो 8-9 करोड़ का आता है, कोई बेवकूफ लेके निकला था, सोचा था कि महिंद्रा का बोलेरो है, निकल जाएगा। इंजन उड़ गया। अरे इतना गाड़ी आज खराब, हम देखे ना रास्ते में पड़ा हुआ, कितना बस खराब पड़ा हुआ था, कितना कार को, मतलब रिकवरी वैन खाली उठा उठा के ले जा रहा है गाड़ी को, ये हालत था। पूरा तरीके से, मतलब हो गया यार, डन है ये वाला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तुम बारिश क्या बोलेरो मसला कहीं मसला से भी निकल जाता है, बाहर क्या बाहर। बोल रहा है? बोलेरो बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो। बोलेरो यार एक मस्त है एकदम, साला ये सब होंडा सिटी होंडा सिटी बेकार गाड़ी है, बोलेरो खरीदो, बेस्ट गाड़ी है एकदम। इसके अलावा इनका महिंद्रा था। महिंद्रा थार में माइलेज नहीं है ना यार, माइलेज 5-6 किलोमीटर पर लीटर देगा, क्या फायदा है? ठीक है, हाँ महिंद्रा माइलेज भी गाड़ी में होना चाहिए।
देखिए अगला है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय का मतलब क्या होता है जी? बताओ, व्हाट इज डिफाइन एलॉय? क्या होता है जी परमजीत एलॉय? जल्दी बताओ। नहीं सर, वो मिक्सचर होता है टू डिफरेंट एलिमेंट्स का, मेटल और मतलब दो मेटल, डिफरेंट दो एलिमेंट, दो मेटल का क्या होता है? एक तरह से होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है मिक्सचर ना। होता है। हाँ। तो होमोजेनियस एलॉय सॉल्यूशन। इज अ बेसिकली ब्लेंड ऑफ मेटल्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल्स आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली above द मेटल्स ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अक्वायर कर लेता है एलॉय में, ठीक है। तो हम्म। अलॉय का बेसिकली आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही है कि अलॉय इज अ होमोजीनियस होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड randomly randomly among the atoms of other among the atoms of other, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे ये एक मेटल है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग बना दिए, ठीक है। तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो इन्फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके ऊपर ये रैंडमली कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आपका एलॉय बन गया। तो ये मान लीजिए एटम्स ऑफ मेटल M1 है, दिस इज एटम्स ऑफ मेटल M1, एंड दिस इज, ये जो पिंक से दिखाएं, दिस इज एटम्स ऑफ मेटल M2 है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि एलॉय तभी बनेगा जब दोनों मेटल का साइज क्या हो जी, आस पास हो ना, सिमिलर हाँ। रेडियस हो, तभी एक दूसरे का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में घुस पाएगा वो। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलॉयज के लिए, अलॉयज फॉर्मेशन के लिए, या अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स, ठीक है, विथ मेटेलिक रेडियाई, with metallic radii that are within about, आप कह सकते हैं कि 15% का मार्जिन हो, ज्यादा नहीं, 15% ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होना चाहिए आपका। तो इनका भी प्रॉपर्टीज क्या होगा? दे दे हैव व्हाट, हार्ड होगा ये भी, ठीक है, एंड दे ऑफन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अलॉय का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय, ये मोस्ट ऑफ द केस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल से कम होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखिएगा कुछ अलॉय होगा तो उसको रट लीजिएगा।
हो गया, डन है। यस Yes, sir. हम्म, इसके बाद जो इनका प्रॉपर्टी होता है वो होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो कारण क्या है, यही पूछता है कि व्हाट आर व्हाई दे आर शोइंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का दो कारण आप दे सकते हैं, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसी है इनका, और दूसरा है कि ये रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो थ्योरी आप दे सकते हैं। इसके अलावा एडजॉर्प्शन का थ्योरी तो हम लोग देते ही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds ठीक है, are used as catalyst, are used as catalyst। ठीक है, and various theories है, various theories to explain their catalytic behavior, their catalytic बिहेवियर। तो बस आपको कीवर्ड्स याद रखना है। सबसे पहले तो आप बता दीजिएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या आप वेरिएबल वैलेंसी बोल दीजिए। इस वेरिएबल वैलेंसी के कारण ये अपने सरफेस पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्या नाम है एटम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन ये कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन में हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे ये एड्सॉर्ब कर लिया, तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी से आप इसका कैटालिटिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग टेस्ट वेस्ट तो देना कल शुरू नहीं किया है जी अभी तक? आराम से घर में सो रहा है खाली तुम लोग। सिलेबस खत्म हुआ नहीं है अभी तक तुम लोग का फिजिक्स मैथ्स में? हाँ सर मैथ्स का होने वाला है, फिजिक्स का मैथ्स में सिर्फ वेक्टर वाला बाकी है और एओडी बाकी है और थोड़ा इंटीग्रेशन। मैथ्स में सब तो तुम बाकी बता ही दिया, वेक्टर 3D, थोड़ा सा एओडी, थोड़ा इंटीग्रेशन। एओडी आधा से ज्यादा हो गया है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो खत्म नहीं किए सर? नहीं, इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये लास्ट में करवाए। इंटीग्रेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया तुम लोग, वाह। अरे सर वो लाइक हाँ क्या बोल रहा है आपका प्रभाव? वही थोड़ा थोड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे पढ़ रहा है तुम लोग, चूहा टाइप का पढ़ रहा है क्या? थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, क्या चल रहा है मतलब? नहीं सर वो कैरियर में हो रहा है, वो वहां से कर। कैरियर विल से हो रहा है, वहां से कर रहे हैं मतलब? या तो तुम लोग कैरियर विल से पढ़ रहे हो या तरुण सर से पढ़ रहे हो। नहीं सर तरुण सर अभी विक्टर विक्टर पढ़ाएंगे इसलिए। तुमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, पढ़ कहाँ से रहे हो तुम लोग? और कैरियर विल से केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा सर। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है? हाँ सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री तुम लोग का फिजिक्स। ऑर्गेनिक में बाकी है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी। उसको कब करना है? उसको आज हम सोचे थे स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बोल दिया D&F ब्लॉक, तो हम बोले चलो इसका ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। ये खत्म कर दीजिए, ये मस्त चैप्टर।
मस्त चैप्टर है। हाँ मस्त चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो आता है इससे। यस सर। सर लास्ट में थोड़ा सा जियो से दिखा दीजिए। जियो से राइस मिल आप बोले नहीं कब कब क्लास है। अभी तो स्टार्ट नहीं किए इसलिए नहीं बोले तुम लोग। स्टार्ट होगा इसी वीक में। मेरा 11th के बैच में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया ना, तो अब स्टार्ट होगा ही होगा। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक खत्म हो गया है। सोचो कितना टाइम है उन लोग के पास। कल उन लोग का 6 घंटा क्लास लिए, 6 से 10 और फिर 11 से 1। आयनिक इक्विलिब्रियम समाप्त। 11th का। 11th का हाँ। सर आप जियो से नहीं तो बताइए। हाँ सर, जियो से या 9 5 में। करवा देंगे करवा देंगे। तुम लोग अभी तो सिलेबस आगे ही है, बाकी लोगों से सिलेबस तो आगे है बस। ऑर्गेनिक में बस पीओसी बाकी है। उनको लगता है दुर्गा पूजा में कंप्लीट हो जाएगा वो। हाँ सब कुछ है। सर वो जो सुपर 30 बैच है वो एवरी एवरीडे होगा। नहीं नहीं एवरीडे सात। नहीं। अभी एवरीडे नहीं होगा, अभी तो लोग का ब्रिज कोर्स चलेगा। जो 10th गोइंग टू 11th सबका ब्रिज कोर्स होगा। 8 से 9 पे जा रहा है वो होगा। हाँ सबका सबका ब्रिज कोर्स होगा अभी। 8 से 9 में जा रहा है, 9 तक, उस 9 में पहुंचते पहुंचते उसका आधा 11th खत्म हो जाएगा। मेरा भाई नीट देगा इसलिए। हाँ तुम्हारा भाई का 9th पहुंचते पहुंचते 11th कंप्लीट हो, मतलब 11th का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब 9 से 10 जा रहा होगा तो उसका 11th कंप्लीट हो रहा होगा, पूरा टोटल 12th भी कंप्लीट हो गया होगा।
इसमें देखो कुछ कुछ कैटलिस्ट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है। हम्म। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे TiCl3 है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, कई बार मेंस में पूछ चुका है। ठीक है। और जिगलर नेटा कैटलिस्ट जो है आपका पॉलीथीन, जब आप लोग बनाते हैं इथीन का यूज करके, वहां यूज होता है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड SO2 का SO3 में कन्वर्जन जब हम करते हैं H2SO4 का प्रिपरेशन में, ठीक है, एक स्टेप होता है जहाँ पे हमको SO2 को SO3 में बदलना पड़ता है। प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। वहां पे V2O5 यूज होता है। पाइरोलुसाइड MnO2, KClO3 को डिकम्पोज करने के लिए इसका यूज होता है, जहाँ पे KClO3 KCl+O2 में कन्वर्ट होता है। आयरन जो है, यहाँ पे आपका NH3 का जो फॉर्मेशन है, NH3, जहाँ पे हम लोग हेबर्स प्रोसेस में आयरन का यूज करते हैं। FeCl3 CCl4 का प्रोडक्शन में यूज होता है फ्रॉम CH2 एंड Cl2। PDCl2 एक प्रोसेस होता है, वेकर्स प्रोसेस, जहाँ पे आप अल्कीन के हेल्प से क्या बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है। एस यानी कि आप एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्डिहाइड में। वेकर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। वहां पे PDCl2 का यूज होता है। PT का यूज आप लोग देख चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। PT PTO को हम लोग एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, इसका भी रिडक्शंस में काम आता है। PT का यूज आपका SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका भी आप बोल सकते हैं कि आप यूज बता सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। PTRH जो है, ये आपका ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, HNO3। कॉपर का है, कॉपर का आपका यूज होता है सिलिकॉन्स बनाने में। ठीक है। इसके अलावा आपका कॉपर एंड वैनेडियम का जो मिक्सचर होता है साइक्लोहेक्सेनॉल का ऑक्सीडेशन में, जिसमें कि साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप लोग ये रिएक्शन देखे भी है, आगे देखेंगे भी। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम कॉपर ट्यूब में हीट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड में, कॉपर ट्यूब में हीट करने पे। CuCl2 डिकॉन्स प्रोसेस में यूज होता है। डिकॉन्स प्रोसेस में हम लोग HCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब HCl बोल रहा है, HCl से Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब पी ब्लॉक का पहले ये था। पी ब्लॉक जब आपका पूरा सिलेबस में था ना, तो ये डिकॉन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सब कुछ सिलेबस में था। अब एडवांस के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में नहीं है। रैनी निकल का यूज अगेन आप न्यूमरस रिडक्शन प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है। इसका हम हाइड्रोजनेशन में भी यूज करते हैं, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में, एल्काइन के हाइड्रोजनेशन में। ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट पढ़े थे ना, फेंटॉन्स रिएजेंट ऑर्गेनिक में। हाँ। हाँ सर। तो ये सारा आपको लिस्ट में याद रखना, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, खासकर जिगलर नेटा, V2O5, ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। सर जिगलर नेटा तो हमारा इस बार का थर्ड सेमेस्टर में आया था। तुम लोग अब सेमेस्टर में एग्जाम के पेपर में भी था ना। हाँ हाँ, जिगलर नेटा। हम्म।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाकी तो तुमको पता ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। हाँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ऑन दी अदर हैंड, इसको आपको बोलना है कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और एक सब्सटेंस जो होता है, जो आप लोग देखेंगे, वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी में एक और होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो मैग्नेटिक, हाँ, फिजिक्स में है फेरोमैग्नेटिक, म्यू क्या आर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? तो आप पढ़ते हैं कि दे आर मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? एक पॉइंट पे पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का बिहेव करता है। वो सब तो तुम लोग पढ़े होगे, क्यूरी टेम्परेचर ये सब, है ना? क्यूरी टेम्परेचर। हाँ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय, दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एंड फेरोमैग्नेटिज्म आप कह सकते हैं द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म is the extreme form of पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का आपका क्या एक्सट्रीम फॉर्म जो है, वो आपका फेरोमैग्नेटिज्म है। और अगर आप फील्ड हटा भी देंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ये तो फील्ड डिपेंडेंट है, फील्ड रहेगा तब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है पता चलेगा, फील्ड रहेगा तब हमको पता चलेगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं कि मेरा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म जो है रिटेन करता है इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस keep their magnetism keep their magnetism keep their magnetism even after even after the field even after the field is removed। ठीक है, while while paramagnetic while paramagnetic and diamagnetic substance and diamagnetic substance, ठीक है, failed to do so। ठीक है, ये नहीं कर पाते ऐसा। एग्जाम्पल में भी आप याद रखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये दो तरह का एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है। एक तो ये जो घूम रहा है, ऑर्बिटल के अराउंड घूम रहा है, ठीक है ना, एक तो इसके न्यूक्लियस के अबाउट जो घूम रहा है, तो न्यूक्लियस के अबाउट जो इस ऑर्बिटल में ये घूम रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना जी। और एक जो अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है तो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। तो जब अपने एक्सिस के अबाउट ये घूमता है तो एक कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमता है तो वो क्या बन जाता है जी, एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है ना, अपना इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना, यस और नो? तो अगर एक ही ऑर्बिटल में तुम खुद सोचो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऊपर की तरफ है, राइट हैंड अगर थंब रूल लगाओगे, ठीक है ना,
तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रहेगा, और अगर यही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगा, यस और नो। नीचे नीचे। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और इसीलिए इनका, आप क्या बोलते हैं, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट से क्या समझते हो जी? मूवमेंट का मतलब क्या है? टॉर्क्स लेना देना है ना मूवमेंट का। मूवमेंट क्या मतलब हाँ होता है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट इनटू मूवमेंट चिल्लाते रहते हो, मूवमेंट है क्या? मूवमेंट का मतलब होता है कि टॉर्क, ठीक है, एक तरह से टॉर्क है। मूवमेंट का मतलब क्या है? टॉर्क है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे दे हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अब IIT जेईई जब क्वेश्चन पूछेगा एसर्शन रीजन में, तो ये सब तुमको पता होना चाहिए, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हो जाता है इसका। हाँ। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो आप लोग निकालते हैं ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं म्यू, यहाँ पे जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 4s+1 L × L+1। आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते थे क्या, n × n+2 ना जी, एन फोर। इंटू एन प्लस टू डीएम। बट एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एस जो है यहाँ पे वो स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल जो है यहाँ पे ये एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को, ठीक है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को, इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा फॉर द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, यानी 3D सीरीज का कंपाउंड में इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। ये जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखवाने वाले हैं, ठीक है, कि फॉर द कंपाउंड्स ऑफ 3D सीरीज, फॉर द कंपाउंड्स ऑफ 3D सीरीज, फॉर द कंपाउंड्स ऑफ 3D सीरीज of transition metals, of transition metals, of transition metals, the contribution of, the contribution of, the contribution of orbital angular momentum, orbital angular momentum, orbital angular momentum is effectively quenched, is effectively, is effectively quenched, ठीक है, and hence, and hence is of no significance, is of no significance, ठीक है। क्वेंच का मतलब सप्रेस हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं जाता है। 3D सीरीज के कंपाउंड में इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते, लेते ही नहीं है। और इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे आप क्या लिख देते हैं, सिंपल, उसमें सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन रहता है, 4s+1, ठीक है। और इसी को जब तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में लिखते हो, तो यही आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में लिखते हो, तो n × n+2 हो जाता है।
अब बात आता है कि यहाँ पे क्वेंचिंग हुआ क्यों, सपरेशन हुआ क्यों। ठीक है, अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि यहाँ पे सपरेशन हुआ क्यों, सपरेशन तो तुमने बोल के निकल गए कि एंगुलर मोमेंटम वाला का कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, ये इफेक्टिवली क्वेंच्ड हो गया इसलिए यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बट एक्चुअली ये सेपरेशन हुआ क्यों, व्हाई देयर इज अ क्वेंचिंग, व्हाई देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब दोगे जी। इसका क्या जवाब दोगे। इसका जवाब तुम लोग पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन में, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फ्री एटम के अंदर क्या है, फ्री एटम तो के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एटम के अंदर तो आपका ऑल 5d, ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव व्हाट, ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव व्हाट, हैव सेम एनर्जी। अरे यस और नो। हाँ सर। तो सेम एनर्जी है तो यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन अलाउड है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से निकल के दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, इट अलाउज व्हाट, इट अलाउज ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, और ये ऑर्बिटल मोशन अलाउ कर रहा है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट्स, ये कंट्रीब्यूट करता है, समझ में आया बात। लेकिन यहाँ पे हम कम इंडिविजुअल आयन या एटम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड्स की बात किया गया है, कंपाउंड्स में ये क्वेंच्ड हो गया है। तो कंपाउंड जब बनता है, जब कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स में तुम लोगों को क्या पता है, कॉम्प्लेक्स के दौरान क्या होता है जी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है ना। जी सर। तो कॉम्प्लेक्स में आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। और जब डीजेनरेसी ब्रोक हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, किसी एक ऑर्बिटल में लॉक हो गया, या तो T2g में लॉक हो गया या EG में लॉक हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद ये क्या है, फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकता इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स में। तो once the degeneracy is broken, once the degeneracy is broken, once the degeneracy is broken, electrons are more or less locked into क्या जी, specific orbitals and can't freely circulate, ठीक है, बिटवीन क्या जी, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है बात। हाँ सर, तो जंप नहीं। और इसी वजह से इनका ऑर्बिटल मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दिस रेस्ट्रिक्ट्स ऑर्बिटल मोशन, this restricts orbital motion and therefore suppressing या आप बोल सकते हैं क्वेंचिंग एल, मतलब कि अजीमुथल क्वांटम नंबर को कंट्रीब्यूट ये कर देता है, क्वेंच कर देता है। तो इसका सारा खेल जो है वो डीजेनरेसी से है, कि डीजेनरेसी जब तक है तब तक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही डीजेनरेसी लॉक हो गया, डीजेनरेसी खत्म हो गया, तो डीजेनरेसी खत्म होने के बाद आपका कहानी खत्म है। ठीक है, इसलिए जब भी आप देखते हो कि 3D कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप एक ही फॉर्मूला यूज किए थे क्या, √n × n+2, यस और नो। तो IIT में ये चीज पूछ सकता है कि भैया फॉर्मूला एक्चुअल तो ये है 4s+1 l × l+1, लेकिन आप जो है 4s+1 यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सिंपल ही आपको देना है, क्योंकि डीजेनरेसी जब तक है, मेंटेन्ड है डीजेनरेसी, तब तक आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन जैसे ही वो
डीजेनरेसी खत्म होगा, स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल का, तो और इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में लॉक होकर रह जाएगा, फिर उसका फ्री मूवमेंट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कोई रोल नहीं रहता है, उसको हम लोग सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये जो तुम लोग फॉर्मूला लिखते हो उसको स्पिन ओनली फॉर्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? स्पिन ओनली। इसको हाँ, बोला स्पिन जाता है ओनली स्पिन मैग्नेटिक ओनली मोमेंट। फॉर्मूला। हाँ, इसको बोला जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिए हैं, सिर्फ इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसिडर किए हैं। समझ रहे हो बात को? यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा है, उसी को सिर्फ आप जी। कंसिडर किए हैं, इसलिए इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला बोला जाता है। समझ में आया बात? जी सर। लेकिन एफ ब्लॉक में तुम देखोगे ना, तो एफ ब्लॉक में ये वाला फॉर्मूला स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड नहीं है। स्पिन ओनली फॉर्मूला is not valid for F block elements, is not valid for F block, is not valid for क्या, F block elements के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि F block elements में इस तरह का कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, सही। तो ऑर्बिटल मोशन जो होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ, ठीक है, या ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, इन 4f ऑर्बिटल्स इज नॉट क्वेंच्ड, इज नॉट क्वेंच्ड, ठीक है, and hence the observed paramagnetism, hence the observed paramagnetism, ठीक है, in 4f block elements, in 4f block element, ठीक है, is due to both, is due to both, ठीक है, orbital motion, is due to both orbital motion of the electron, और एक और कौन सा मोशन कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है ना, it's spinning and it's spinning around the, या it's spinning around its axis। समझ में आया बात? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट एग्जाम में आ जाता है तो किसी को हवा नहीं मारेगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर। हाँ सर। यार, वो जो फ्रिज बीच में डूब गया था, उसका असली रीजन आपको पता है? जी, डूबने का असली रीजन यार अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में बताएंगे। बात कर दीजिए ना। क्या करोगे फिर जी डूबने का असली रीजन जान के? हमको पता है ना, हमारा बहुत पैसा चला है। फिर जी डूबने का असली रीजन, फिर जी डूबने का असली